सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत के रूबरू लतीफ़ कोसा ने कहा इन्हें हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले ली जाए क्योंकि अदालत के 13 जनवरी के फैसले से पीटीआई की 230 से जायद नशिस्तें छिन गई हैं। अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, लेकिन 13 जनवरी की रात ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? चीफ जस्टिस ने कहा अदालती फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है? जिस पर लतीफ़ कोसा ने जवाब दिया इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ कोसा से मुकालमा करते हुए कहा दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर न डालें। लतीफ़ कोसा ने कहा आपके फैसले से पीटीआई को पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया। आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात हैं, आप अहकामात दे सकते हैं, लेकिन पीटीआई आपकी अदालत में यह केस नहीं लड़ना चाहती। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। तहरीक इंसाफ का अदालत से यूं दरखास्त वापस लेना दुरुस्त फैसला है या गलत? पीटीआई ने फैसला परेशानी में किया है या ऐसा करके उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया है? इस फैसले के असरात क्या हो सकते हैं, इसी से आगाज़ करेंगे। ऑन अब्बास बप्पी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अब ये जिस तरह का फैसला आया है, अब आप समझते हैं कि अब भी तहरीक इंसाफ जो है वो कम बैक कर सकती है? देखिए ये तो कंफर्म है कि सेटबैक जरूर हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज बता दूं कि जो कैंडिडेट्स पार्टी ने जिनको टिकट इशू किया था और जिस किस्म के मज़हका खेस किस्म के हमें निशाना दिए गए, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज याद रखिए, एक मीडियम है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के पास है, वो है सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया के जरिए आवाम को इतना एजुकेट कर देंगे कि हल्का नंबर फलाने की तरह फलाना कैंडिडेट, उसमें कोई भी निशान दे दिया जाए। जिस शख्स की नजरिए के पीछे, जिस शख्स की फोटो के पीछे इमरान खान का वो चेहरा नजर आएगा, लोगों ने 8 फरवरी को उसको भूलना नहीं। आप याद रखिएगा पिछले 1.5-2 साल में जितनी तकलीफें इस जमात ने और इसकी लीडरशिप ने बर्दाश्त की हैं, अगर उसके नतीजे में ये कौम सिर्फ एक दिन इमरान खान साहब की उन तमाम तकलीफों के नतीजे में अगर उसका हिसाब किताब देना चाहती है तो 8 फरवरी का दिन है। एंड आई कैन अश्योर यू कि उस दिन 8 फरवरी को किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, किसी किराए की गाड़ी की, किसी मोटिवेशन की। 8 फरवरी को लोग नेशनल ड्यूटी के तहत अपने हल्के का नंबर पता करेंगे, अपने इंसाफ.pk के ऊपर जाके वेरीफाई करेंगे कौन सा हमारा कैंडिडेट है जिसको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था और उसका कौन सा निशान है, और उस पर जाके निशान सब कर देंगे। लेकिन एक बात बता दूं, जो कुछ अदलिया में हुआ, मैं आज इतना डिसअपॉइंटेड था। आज जब लतीफ़ कोसा साहब ने जब कहा ना कि हमें, तो वो खान साहब ने अपना एक मैसेज कन्वे किया, मैं आपको बता भी देता हूं। उन्होंने फरमाया है कि कुरान पाक की 5वीं पारे में 8वीं आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि अपने दुश्मनों से भी इतना नफरत मत करो कि तुम इंसाफ ना कर सको। ये उन्होंने पैगाम इस वक्त की अदलिया को दिया था कि तुम लोगों ने जो परसों फैसला किया जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को अपनी जगह पे इन लोगों ने खत्म कर दिया, बट आई कैन अश्योर यू आज हमारी मोहब्बत परसों के नतीजे में लोगों के दिलों में और बढ़ चुकी है और ये इंशाल्लाह इससे ऊपर जाएगी। अच्छा, हाफिज एहसान अहमद साहब आईनी और कानूनी माहिर हैं, उन्होंने सब अब इस केस से में जिस तरह ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था वो तो वापस ले लिया, लेकिन जो रिव्यू का कहा जा रहा है कि जो बल्ले का निशान वापस लिया है, उस रिव्यू में क्या होगा? यानी अब डिफरेंट बेंच सुनेगा वो केस, तहरीक इंसाफ कह रही है हम रिव्यू में जाएंगे और 5 रुकनियों बेंच होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया उसामा। ये है कि ये जो केस सुना गया था ये आर्टिकल 184(3) के नीचे नहीं सुना गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल किया और उसके ख़िलाफ़ जो अपील थी वो आर्टिकल 185 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आई थी। और अगर आर्टिकल 185 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस आए तो उस आर्टिकल 188 के नीचे जो है वो रिव्यू होता है और रिव्यू के लिए वही सेम बेंच होता है जिसने ये केस को सुना हो। तो लिहाजा इसके अंदर 5 मेंबर्स बेंच
इसका कोई सवाल नहीं होगा, ये 3 मेंबर्स बेंच का है। लेकिन मैं इसकी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट इशारा करना चाहूँगा। वो इशारा इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान की अदालत के अगर आप एतमाद है, या जिस तरह का पाकिस्तान की अदालत ने फैसला किया है, जो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालत है, अगर आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करें और उसके अंदर जो है आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करें, या जिस तरह आज पाकिस्तान की अदालत के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त जब वापस आई है तो उस पर भी आप आर्ग्यूमेंट सुने, तो फिर आर्टिकल 188 के नीचे जो है वो नई उम्मीद रखना इस चीज़ के अंदर के जी फैसला को और आएगा। और स्पेशली उन चीज़ों के अंदर है कि जब आपको 3-4 क्वेश्चंस किए गए, तो ये मैं आपको बताऊं कि जो 2021 से इलेक्शन का मामला चल रहा था इंट्रा पार्टी का, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं था कि इसको रिजॉल्व कर लिया जाता। ये पहले 1 साल इनके टाइम की बुनियाद के हुआ, फिर दूसरे साल जो है इनकी कॉन्ट्रोवर्सी चलती रही, कभी शो कॉज की, कभी जवाब आया। और जब आपको पता था कि आपने एज ए पार्टी इलेक्ट्रल प्रोसेस के अंदर जाना है और किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, और स्पेशली पंजाब और केपीके की असेंबलीज तो तोड़ी गई थी, तो उस वक्त जो था इसको बड़ी पॉलिटिकल लीगल स्ट्रैटेजी के साथ इसको रिजॉल्व करना चाहिए था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस हम इलेक्शन गेम से हम आउट हो जाएं। अब इसके जो आउट होने से 3-4 चीज़ें जो है बड़ी वाजे आई। नंबर 1 एज ए पार्टी की आइडेंटिफिकेशन गई, नंबर 2 आपकी रिजर्व सीट्स आपसे चली गई, नंबर 3 जो है कि अगर कोई लाते तो 63A की जो डिफेक्शन उनके ऊपर लगनी थी कि आप पार्टी को छोड़ नहीं सकते 4 सिचुएशंस के अंदर, कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और आपका फाइनेंस बिल, वो कदगन आप उसके अंदर चली गई। और चौथा ये है कि सबसे ज़्यादा आपके वोटर्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट आई कि जो आपका एक निशान समझते थे एज अ PTI कि बल्ला है और उसके ऊपर हमने वोट देना है, अब किसी जगह बेंगन जा रहा है, किसी जगह जो है वो ढोल जा रहा है, किसी जगह जो है वो आपका अजीब अजीब किस्म के निशान जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस जो है अजीब निशान, खुले दिल, ये अजीब निशान कौन दे रहा है? इलेक्शन कमीशन? नहीं, अजीब निशान नहीं है, नहीं अजीब निशान नहीं, देखें अजीब निशान इसलिए है कि कोई नए है ना जी। अच्छा। वो इसलिए अब देखें ना कि एक पार्टी ने क्रेन ली हुई है, लेकिन चूंकि वो चल रहा है तो चल रहा है। अब निशान वही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने रूल्स के अंदर उनको आइडेंटिफाई किया है, और वो रूल्स के अंदर जो आइडेंटिफाई रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हीं के अंदर से देना था। हाँ, उनके अंदर एक चॉइस था जो उन्होंने मिस किया, वो ये है कि जब पहली प्रायोरिटी आपकी होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और दूसरा कैंडिडेट्स की चॉइस जो होती है कि वो कौन सा दिया जाए। अब कैंडिडेट्स जो थे वो PTI नजरियाती की तरफ भी जा रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट का वेट भी कर रहे थे, और उस दौरान जो था रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी मर्जी के साथ इलेक्शन कमीशन का सर वो भी आ गया था लीगली और पॉलिटिकली सेटबैक। लेकिन सर ये तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक बाकायदा एक सोच चुका है, जिस तरह उनका एक नोटिफिकेशन आ गया कि एक जमात का बंदा किसी दूसरी जमात की तरफ से नहीं आ सकता, वो नजरियाती को भी उन्होंने फेल करना ही था। तो जो भी तरीके इंसाफ करती काउंटर इलेक्शन कमीशन ने भी तैयार किया हुआ था। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं उसामा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा कि हर वक्त हमें हर इदारे को क्रिटिसाइज अच्छा नहीं लगता। अगर हमारे अपने लीगल लैप्सेस हैं या हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ है, उसे एडमिट करना। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो वो सारी गलत है? क्या पाकिस्तान का जो सारा प्रोसेस चल रहा है वो सारी गलत है? क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सारी गलत है? क्या पाकिस्तान के जो मीडिया के अंदर लोग बात करते हैं वो गलत है? क्या पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो वो सारी गलत है? ये ऐसी चीज नहीं है। अगर हमें हर वक्त हर पंजाब का मेंबर लिख कर देता है कि चीफ सेक्रेटरी और IG हमारी नहीं सुनता, अगर मेंबर लिख कर देता है इलेक्शन कमीशन का पंजाब का कि चीफ सेक्रेटरी और IG हमारी नहीं सुनता, अगर इलेक्शन कमीशन लिख कर देता है कि IG इस्लामाबाद DC जो है इसको बदला जाए, तो सर उसके बाद वजूद नहीं होता, तो फिर क्या कहा जाए? अगर अवामी नेशनल पार्टी को कहा जाता है इलेक्शन करवा लें, जुर्माना आपको कर दें, उसके बाद आप करवा लें, इलेक्शंस के बाद आप करवा लें इंट्रा पार्टी इलेक्शन। नहीं उसामा एक सेकंड, अगर उसने पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा था इस चीज के अंदर, तो वो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा था, तो उसने लिखा ना। आप ये भी तो उस शख्स को अप्रिशिएट करें कि जिसने वो चीज को पॉइंट आउट किया। और अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया था, तो आज एज ए पॉलिटिकल पार्टी उस केस को विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। मुझे आप बताएं कि अल्टीमेटली आपकी जो भी जंग किसी जगह हो तो वो आनी तो आपकी कोर्ट्स के अंदर है ना। आप कोर्ट्स के ऊपर आपकी इजाजत से ऑनर बास बप्पी साहब, सर काफी सवाल जवाब हो गए, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। ऑनर बास बप्पी साहब से सिर्फ एक सवाल हो सका। ऑनर बास बप्पी साहब, आप आपकी जमात के पास क्या चारा है? मतलब इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, तो अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो आप क्या करेंगे फिर? सारे इदारों पर आप सिर्फ कह रहे हैं, आपकी अपनी जो कोताहियां हैं, गलतियां हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, जिसकी वजह से आपके साथ ये हो गया। हाफिज साहब ये कहना चाह रहे हैं। मैं कस करूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ किरदार को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें कि इन्होंने एक रिपोर्ट जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि 76% कागजात PTI के एक्सेप्ट हुए और 24% रिजेक्ट हुए। वो 76% कौन से? जो PTI के वर्कर्स थे, जिन्होंने कभी भी इलेक्शन लड़ना नहीं था, लेकिन कोई पार्टी ने कहा जी आप सारे कागजात दाखिल,
जो 24% रिजेक्ट हुए वो कौन से लोग थे? वो हमारे सिटिंग MNA MPs और वो टिकट होल्डर्स है जो इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते थे। यानी कि उस 24% में हमारे 100% वो उम्मीदवार थे, जीतने वाले थे। इन्होंने उस सबसे पहले उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने के बाद फिर सोचा कि रीजन क्या क्रिएट करना। मैं आपको एक रीजन बताता हूं। एक शख्स ने कागजात दाखिल किए 23 तारीख को, तो उनके 24 को जब स्क्रूटनी हुई तो उसके कागजात रिजेक्ट कर दिए। वजह क्या लिखी गई कि 21 की रात को 12 बजे तुम पे 10,000 बिजली चोरी का, यानी कि ट्यूबवेल की बिजली चोरी का पर्चा दर्ज हुआ। हमने अपने 23 तारीख की सुबह दर्ज इसको अपने नॉमिनेशन फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? उसने जब स्क्रूटनी में कहा कि हजूर मुझे इसका पता नहीं था, पेपर रिजेक्ट हो गए। जब वो ट्रिब्यूनल में गया तो उसने फौरन वो 10,000 पे जाके भर दिए, जो कि शायद 10 दिन से ओवरड्यू थे, उसने पे कर दिए। ट्रिब्यूनल में गया तो उन्होंने कहा जी क्योंकि तुमने अब 10,000 पे कर दिए, इसका मतलब है कि तुमने वो चोरी की थी, अब तुम सादिक अमीन नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे पेपर फिर रिजेक्ट। सो वो कहते हैं ना सर जाने आंगन टेढ़ा की बुनियाद पे इतने पेपर रिजेक्ट किए कि आपकी सोच है। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, आप पिछले सिर्फ 15 दिन पे इलेक्शन कमीशन का रोल आइडेंटिफाई कर दें। पिशावर हाई कोर्ट ने ये कर दिया, पिशावर यानी कि एक जमात जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, अगर वो सिर्फ एक बल्ले का निशान, सिर्फ एक निशान पे लड़ना चाहती है ताकि जमहूरियत की रूह को वो किसी तरह सैंक्टिटी को मेंटेन कर सके, आपने उसे खींच दिया। अब हुआ क्या? अगला आप देखें कि परसों शाम को 3 बजे हमने उसके बाद कहा जी बल्लेबाज के साथ अलायंस कर लेते हैं। 3:20 के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बमाए 4 मेंबर्स के एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, खबरदार किसी ने बल्लेबाज का लिया, क्योंकि इन्होंने पीटीआई के नॉमिनेशन फाइल किए थे। अब ये बल्लेबाज इतनी तनदही से एफिशिएंसी थे, आपने पाकिस्तान में कोई इदारा काम करते नहीं देखा। अगली चीज, जब हमें इन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गया अपना सॉरी हमें निशान अलॉट करने थे, अब निशानों की अलॉटमेंट में इनका माइंडसेट देखें। आपके पास डिसेंट थे ना नॉमिनेशन अपना निशानात, किसी को जूता दे दिया, किसी को माखी की मक्खी दे दी, सब्ज मिर्चें दे दी, बादशाहजादी दे दी, बतख दे दी, किसी को रीछ दे दिया। आई मीन इंसानियत की थोड़ी सी तज़हीक जो है ना वो इंसान मेंटेन करता है। हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, हम एक वज़ादार माशरे में रहते हैं। आप किसी इंसान को जूते का जब सिंबल देंगे, आपने उसका क्या रखा? अब ये अगर सैंक्टिटी आपने उम्मीदवारान की मेंटेन करनी है, और उन लोगों ने जिन्होंने लाखों लोगों की नुमाइंदगी करके इस मुल्क में लेजिस्लेशन करनी है, इस मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, कल को उन्होंने वजीर बनना है, इस मुल्क की तकदीर के फैसले करने हैं, आप जूता, मक्खियां, सब मिर्चें देके, ये आप कौन सा मैसेज? ये इंटेंशन, ये मैलाफाइड इंटेंशन ये शो करती है कि इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है। अपनी बेसिक आपके खदशात दुरुस्त होंगे अब्बास भट्टी साहब, लेकिन एक इशू है ना, अब इनको बेइज्जत किया जाए। ये तो इलेक्शन कमीशन के पास पहले से हैं निशानात, उसी में से उसने देने थे, वो तो बड़ी आसानी से कह देगा कि उनके पास जूता भी है जी। हाँ जी, वो पहले से मौजूद हैं। कोई या तो ये हो के कानून साजी की जाएगी कि ये निशान है, इन्हीं में से दिए जा सकते हैं, वो उनके पास के अंदर वो सारे लिखे हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने उसमें से दे दिया। बिल्कुल बनता है। हाँ, तो ये अब आप नेक्स्ट टाइम जब आपको मौका मिले तो इस पे जरा कीजिए, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा एक्टिव भी है और सेनेट को भी कह रहा है कि नहीं जनाब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। हाफिज साहब, ये जो सेनेट से अब करारदादें आती चलेगी और 3 मेरा ख्याल है कम से कम आ चुकी, इसका मतलब है कि वंस एंड फॉर ऑल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं हम 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएंगे। देखिए उसामा, मैं बार बार जब इलेक्शन कमीशन पे बात है, जस्ट मैं एक मिनट आपका लूँगा, फिर मैं आगे चला जाऊँगा। 18वीं तरमीम के तहत मैं समझता हूँ बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि बहुत बड़े जो ऑफिस थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस थे, उसके अंदर हमने एक गिव एंड टेक का मामला रखा कि जी पहले लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे, वो अगर हो जाता है तो ठीक है, फिर वो कमेटी के अंदर वो सारी चीज़ें। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो गिव एंड टेक पे नहीं आती। अब जो पहले 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन के लगे, उसके अंदर पीटीआई ने कहा कि चेयरमैन हमें दे दें और सिंध और बलोचिस्तान जो है वो अपोजिशन ले ले। और जब 2 सीट्स वेकेंट आई इलेक्शन कमीशन की, केपीके और पंजाब के अंदर आई, तो वो मिस किया था। तो पीडीएम ने सबसे पहला काम किया कि जब इनकी गवर्नमेंट को आउट किया गया, उन्होंने वो 2 मेंबर्स लगा ले। अब 2 मेंबर्स भी उनके लगे, आपने पहले भी कंसीड किया गया, आपका जो अपना मेंबर लगाया वो भी हॉस्टाइल कर दे, तो किसी ना किसी जगह तो स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करना चाहिए था ना। वो 2 पहले ही लगा दिए जाते, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ के 4 नीचे ले लिए जाते। तो वो जब सारी चीजें आ गई और फिर ब्लेम जो इलेक्शन कमीशन पे आया, इस प्रोसेस को भी देखने की जरूरत है। दूसरा जो आपने कहा है कि सेनेट की जो रेजोल्यूशंस है वो ये है कि वो उनकी पर्सनल ख्वाहिश हो सकती है। जी जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं है, उसकी लीगल बाइंडिंग नहीं है। जी 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 जी, आप बात मुकम्मल कर लें। कंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन करें, मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा था, पहले बात मुकम्मल कर लें। जी जी ठीक है। और उसके अंदर उसामा ये है कि उनकी कोई बाइंडिंग नहीं है, वो उनकी रिजर्वेशंस हैं
चूँकि वो उस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो आपका सिक्योरिटी वाला भी है, मौसम वाला भी है, और आप किसी की हक़ आज़ादी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। अल्टीमेट क्या है कि क्या उनकी लीगल जस्टिफिकेशन है कि उसको बाइंडिंग किया जाए। वो आज आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 224 के नीचे इलेक्शन होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी एंडोर्समेंट की हुई है, उसी के मुताबिक आगे चलेंगे। सिर्फ ये बुनियाद कर देना कि सेनेट के अंदर एक रेजोल्यूशन आई है और उस रेजोल्यूशन जो है वो बुनियाद बन सकती है या बनेगी, उसकी कोई लीगल स्टेटस या बाइंडिंग नहीं है, वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है। हाँ, ये चीज़ है कि जो उनके कंसर्न्स है वो जेन्युइन है कि सिक्योरिटी बिल्कुल इशू है इन 2 प्रोविंसेस के अंदर, मौसम बिल्कुल इशू है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्पॉन्टेनियसली और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उनको उन कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। फ्री फेयर ट्रांसफर इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन करवाए जाए, बल्कि होते हुए नजर भी आने चाहिए और हर शख्स को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले सके। सर, अगर आप चंद सेकंड में जवाब दे सके, आर्टिकल 17 का हवाला क्यों नहीं दिया जजमेंट में काजी साहब ने? देखें, आर्टिकल 17 जो है वो आपका डील करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला जिक्र करते हैं उसके अंदर ये था कि एज ए पार्टी जो है वो आपको इलेक्शन सिंबल से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट आई हुई है कि अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस सेक्शन 215 के अंदर है इलेक्शन एक्ट के अंदर कि आपको सिंबल नहीं मिलेगा। ये जो करोड़ों वोटर हैं उनके साथ जब उनकी वायरिस चैलेंज नहीं है, ज्यादती हुई, लेकिन उसके कसूरवार नहीं। अब देखें ना, ये तो पार्लियामेंट का काम, देखें ना ये तो पार्लियामेंट का काम है कि वायरीज ऑफ लॉ जो है अगर वो बन रही है तो उस पर जो लॉ ही ना करे, और अगर बन जाती है तो 1.5 साल से अगर ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया जाता कि जी आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर जो है 17 के ऊपर जो है आप किसी पार्टी को इनएलिजिबल नहीं कर सकते। तो जब लॉ मौजूद है, जजमेंट भी मौजूद नहीं है, तो 17 की कोई इससे जो है वो बनता नहीं है। ऑनरेबल साहब, कहीं तो आपसे गलतियां हुई होंगी, आप हिफाजत नहीं कर सके। वो डार साहब की जो नजरियाती के चेयरमैन थे वो पता नहीं किधर चले गए, आके उन्होंने वो डिसोन ही कर दिया एग्रीमेंट। कहीं तो आपसे लैप्सेस होंगे कि आप जब बाहर निकलते हैं आपके कागजात नामजदगी वहाँ से छीन ले जाते हैं, आप लोगों को साथ ले जाते हैं, आप क्यों ख़वातीन के हाथ में दे देते हैं कागजात नामजदगी के, इलेक्शन कमीशन के बाहर से वो छीने जा सकें, जाके पुलिस आपसे छीन सके, आप लोगों को साथ लेकर जाएँ। अब अगर चीफ जस्टिस कह देते हैं कि जी मैंने वीडियो नहीं देखनी, तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर जाते, कुछ चीज़ें तो लेकर जाते उनके सामने कि आपके साथ कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है या लोगों के साथ छीना झपटी हो रही है। खाली वीडियो से काम नहीं चल सकता, ये कानून है, अदालत है। उसामा भाई, काश कि आप कहीं नॉमिनेशन पेपर फाइल करते और आज मैं आपसे पूछता कि आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा। यकीन जानिए, परसों जब टिकट जमा कराने के लिए लोग जा रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी सर बहुत माजरत, मैं यहीं से आपके पास दोबारा आता हूँ। कमर दिलशाद साहब ने मैं ज्वाइन किया। कमर दिलशाद साहब, आप क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि कहा है जी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, सेनेट की करारदादों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने एन इलेक्शन से पहले किसी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया हो, जो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है जो हुकूमत में भी रही है। फिर यह भी पहली दफ़ा है कि उसके साथ अवामी नेशनल पार्टी को भी कह दिया कि आप इलेक्शन के बाद चले जाएं, करवा लें इलेक्शंस। ये भी पहली दफ़ा है कि इलेक्शन कमीशन का अपना बंदा लिख कर देता है कि जी पंजाब में आईजी और चीफ सेक्रेटरी हमारी नहीं सुनता। ये भी पहली दफ़ा इस इलेक्शन कमीशन के साथ हो रहा है कि वो लिख कर देता है आईजी और डीसी को तब्दील करो, लेकिन वो नहीं किया जाता। तो आप समझते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन और कोई मसला नहीं हो रहा अभी तक? इलेक्शन कमीशन बड़े भरपूर तरीके से इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर करवा रहा है। नहीं, जिस बारे में इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ने कहा, किस बारे में कहा उन्होंने? सर 8 फरवरी के इलेक्शंस पे सेनेट में करारदादें आई हैं कि डिले किया जाए इलेक्शंस को, इलेक्शन कमीशन ने कहा है नहीं। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात। दरअसल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी पहली दफ़ा अपने एक जो है अथॉरिटी को बनवा लिया है, और उन्होंने ये कहा है कि हमने 8 फरवरी जो इंतखाबात करवाने का जो अज़म था या शेड्यूल दिया था, उसकी बैक पर पुश्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद थे, और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी। ये सब की मुश्तरका जो है बाकायदा एक माहदे के तहत फैसला हुआ कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की डेट मुकर्रर की थी, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी 8 फरवरी रखे, और उसी 8 फरवरी के तहत प्रेसिडेंट पाकिस्तान के कहने पर इलेक्शन कमीशन भी एग्री कर गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इत्तेफाक राय कर लिया। तो अब ये तो फैसला हो गया। जो करारदादें आती ना, जो पहली करारदाद थी तो उसमें एक वजन था, उन्होंने करारदाद पेश की, चेयरमैन सेनेट के दस्तखतों से जारी हुई, लेकिन उसकी जो पार्टी के जिन्होंने करारदाद पेश की थी उन पार्टी के सरबराहों ने उनको कंडेम किया, उनको शौकात नोटिस दे दिया, जिसकी वजह से वो जो करारदाद थी वो गैर फाल हो गई। ठीक है।
बाकी नंबर 2 पे जो आती है, सिंगल एक शख्स ने, सेनेटर ने कहा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको कोई अहमियत नहीं। सही है। अभी तक पास ही नहीं हुआ सेनेट का। एक करारदाद एक आम खड़े आदमी सेनेटर कह देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाकायदा जब तक सेनेट का इजलास ना हो, बाकायदा करारदाद पेश ना हो, फिर होता है। खबर साहब चुके 2 आ गई है, वो भी उसकी कोई अहमियत नहीं। इसको तो ज्यादा हमारे मीडिया को उठाने नहीं चाहिए सर। वो इसलिए ना कि वो एक तसलसल है। बड़ी हैरानी है, मीडिया के पास और कोई काम नहीं होता सिवाय लोगों की करारदादों को पेश करने के अलावा। ये भी ठीक है सर, मीडिया को कसूर है, क्योंकि इलेक्शन जो है ना, मेरा ख्याल है 365 दिन से ज्यादा हो गए, वो कराची में नहीं, पंजाब में नहीं हो सके, उधर खैबर पख्तूनख्वा में हुए, किसी वजह से भी चले, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल नहीं हुआ, फिर आगे डिले हो गए, फिर 90 दिन का मामला आया, उस पर भी नहीं हो सके। तो वो भी तारीख सुप्रीम कोर्ट में आकर दोनों को कहा गया, सदर साहब को और इलेक्शन कमीशन को, फिर तो एक तसलसल है। इसलिए मीडिया का कसूर नहीं है, क्योंकि लेट होते चले गए। तो ये रीसेंट हिस्ट्री है, कोई मैं पाकिस्तान की पिछली तारीख की बात नहीं कर रहा कि किसी ने कहा था 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे और कभी नहीं हुए, या कहा था 3 साल में हो जाएंगे, ये अभी हुआ है सर। अच्छा ऑन साहब, आप भी सेनेटर हैं, ये आपका इदारा क्या कर रहा है सेनेट में? इतनी करारदादें आ रही हैं, एक तो इसका भी जवाब दीजिएगा और अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। फिर मैंने हाफिज साहब की तरफ भी जाना है कि अब रास्ता क्या है आगे, अगर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस की तरफ बेहतर तरीके से बढ़ना है। लेकिन पहले आप सर इस पर बताइएगा, सेनेट में क्या हो रहा है? बस मैं पहले वो बात मुकम्मल को जो पहले कह रहा था कि मैं अगर अज़म भाई आपने कागजात दाखिल किए होते तो मैं आपसे फिर सही तरीके से आपको डिस्कशन कर सकता कि किस किस्म की मुश्किलात पेश आई थी लोगों को। मैं फिर प्रोग्राम ना कर रहा होता, कई ज़मानत के लिए भाग रहा होता। Let me finish, मेरा पॉइंट समझ है। और परसों जब ये लोग टिकट जमा कराने के लिए जा रहे थे, मेरी 2-4 लोगों से बात, उन्होंने कहा जी अपनी अपनी माओ से कहा कि तुम लोग मुसल्ले पे मौजूद रहना, क्योंकि मैं टिकट जमा कराने जा रहा हूँ, पता नहीं शायद मैं वापस आऊँ या ना। बट एनीवे दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। जहां तक सेनेट की बात है, बहुत ही अजीब किस्म का मंतक है। 3 सेनेटर्स ने एक करारदाद पेश की, पहले एक सेनेटर साहब ने की, फिर दूसरे सेनेटर पे थी। इन तीनों सेनेटर आजाद ग्रुप से इनका ताल्लुक है, किसी पॉलिटिकल जमात से इनका ताल्लुक नहीं है। जिस दिन पहले दिन करारदाद है, उससे 14 दिन, जुम्मे वाले दिन 14 दिन लोग मौजूद थे, जिसमें पीटीआई का सिर्फ एक मेंबर मौजूद था। अचानक से चुपके से करारदाद पास हुई। बाकी जो दोनों थे, दोनों आजाद ने जमा कराई विदाउट हैविंग रैशनल की उनकी कोई ना पॉलिटिकल जमात है, ना ही उनकी जमात का कोई शख्स इस वक्त पाकिस्तान में किसी जगह से कोई इलेक्शन लड़ रहा है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट ऑन द बेसिस, क्योंकि एक वाहिद इदारा इस वक्त पाकिस्तान में है पार्लियामेंट्री, उसमें जो इस वक्त मौजूद है और इंटैक्ट है। सो वहां से एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन दे के मार्केट में एक आइडिया फ्लोट करना कि पाकिस्तान में इलेक्शन को डिले कर दिया जाए विदाउट हैविंग एनी रैशनल कि उसके अपनी जात पे उसके क्या रेपरकशंस है। मतलब ये तो इस तरह है कि पिछले 1 साल से इस वक्त पंजाब और केपी में निगरान सेटअप मौजूद है। क्या पंजाब और केपी वाले इतने लावारिस और यतीम है कि एक ऐसे शख्स को उनके सक में उठा दिया जाए जिनका अवाम से ना कोई ताल्लुक है, ना कोई लेना देना? मतलब उनकी जो अपनी ताकत है, जो एक जमहूरियत के असल रूह है वोट के, उससे उनको महरूम कर दिया। 3 महीने और कर दे ताकि मजा लेना शुरू कर दे। यानी कि इस वक्त मुल्क का वजीर आजम और वजीर आला सिर्फ दुनिया के दौरे कर ले हमारे खर्चे पे, और जहां पे अवाम का इशू आए वहां पे 3 महीने डजंट मेक एनी सेंस। ये सिर्फ एक इर्रेशनल किस्म की एक्सरसाइज है जिसका कोई हासिल वस्तु नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा। चलें, आप अब भी पुरुमीद हैं। हाफिज साहब, आपने जो गलतियां गिनवाई बिल्कुल ठीक है, हुई होंगी तहरीक इंसाफ से गलतियां और वो भुगत रहे हैं। आपकी नज़र में अब बेहतर ऑप्शन इस वक्त क्या होना चाहिए? तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रेटजी इस वक्त क्या होनी चाहिए? उसामा, किसी भी चीज को अगर कमर साहब सॉरी प्रोस्पेक्टिव कमर साहब मैं जी हाफिज साहब से पूछ रहा हूँ, करारदाद तो ज्यादा अहमियत ना दें, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है सर। कमर साहब आप ब्रेक के बाद भी मेरे साथ हैं, मैं उससे पहले हाफिज साहब। जी हाफिज साहब। अच्छा उसामा भाई, ये है कि बात ये है कि जब भी कोई बंदा इन सारी चीज़ों को देखता है तो उसके नज़र में 2 चीज़ें होती हैं कि मेरी कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि जिससे मैं इस जगह पहुंचा हूं, और अगर मैं किसी और जगह जाना चाहता हूं तो मैं उनसे क्या लर्न करूं और किस तरह आगे लेके जाऊं। ये हर एक शख्स के साथ भी होता है, हर पार्टी के साथ भी होता है, हर मुल्क के साथ होता है। और अगर आप अपनी माजी की चीज़ों से सीखते नहीं हैं, मुस्तकबिल को आप रियलाइज़ नहीं करते और मौजूदा यानी कि करंट ज़माने के अंदर अपने आप को रीऑर्गेनाइज नहीं करते, तो ना मुल्क आगे जा सकता है, ना फ़र्द आगे जा सकता है, ना पॉलिटिकल पार्टी आगे जा सकती है। अभी ऑन साहब ने एक जिक्र किया था कि नॉन इलेक्टेड लोग जो थे, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो भी एक इलेक्शंस के ऊपर आई थी तो वहाँ के ऊपर रिटन ऑब्जर्वेशंस ये भी आई थी कि क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि आपको 9 अप्रैल 2022 से नेशनल असम्बली के बाहर निकलें, और क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि पंजाब और केपीके की असम्बली से आप निकलें जब आपकी मेजॉरिटी भी थी, और कोर्ट्स ने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑर्डर्स भी थे जिसके अंदर उन्हें सस्पेंड किया गया था, कोर्ट ने वो रिस्टोर कर दिए थे। तो दोबारा मैंडेट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल क्योस की तरफ जाएं और फिर दोबारा आके कहें कि हम जीत के आए हैं।
एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें सारी आई, मैं ये समझता हूँ कि आप हमारे रेगुलर गेस्ट माजरत चाहता हूँ कि ब्रेक का वक्त कहा जा रहा है, न्यूज़ अपडेट्स है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मजीद इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ एहसान अहमद साहब, जनाब सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब आपका शुक्रिया, कमर दिलशाद साहब ब्रेक के बाद भी हमारे साथ होंगे। मुस्लिम लीग नून ने आखिरकार ये हम कह सकते हैं इलेक्शन की तैयारी के हवाले से पहला जलसा किया है, मरीम नवाज साहब ने क्या क्या कहा है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। नून लीग की तरफ से बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का भरपूर आगाज़ किया गया है। हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के हवाले से ये पहला जलसा है, उकाड़ा में किया। मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ पर तकरीर की, किस तरह से तैयारी को देख रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहिर खलील सिंधु साहब ने भी ज्वाइन किया है। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से किस तरह से इंतजाम हैं इलेक्शन के, और बहुत से अभी तक सवाल उठ रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के, इस पर भी हम बात करेंगे। ताहिर खलील सिंधु साहब, आखिरकार हमने देखा कि ये उकाड़ा में जलसा हुआ, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने अब भी निशाना हमने देखा किसी ना तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को ही रखा है। तो वो अगरचे नाम उन्होंने उस तरह नहीं लिया, लेकिन लगता है कि सारी तकरीर का महवर इस वक्त भी तहरीक इंसाफ रहती है। बहुत शुक्रिया भाई। असल में आप देखते कि जिन्होंने माहौल थोड़ा गंदा किया था, तो फिर जाहिर है ऑटोमेटिकली ये जो इलेक्शंस होते हैं इसमें किसी न किसी को आपने यहाँ के हक में चीज नहीं करनी होती। ये पोलिटिकल एनमिटी तो नहीं होती, लेकिन आपने हर जमात की सरबराह नहीं या उसकी सरबराह नहीं, कोई ना कोई आपने मंशूर ले या किसी के बारे में बात करनी है, तो ये बनता ही उनके साथ था। जो में इन्होंने किया है कि घर में बच्चे माँ बाप से और फिर कह रहे हैं आप जन्नत में जाएंगे अगर इनको टिकट और वोट देंगे, फिर दूसरे नंबर पर कह रहे हैं कि आपके बच्चों को रिश्ते कोई नहीं देगा। और इस लेवल पे हमने तो ये फर्स्ट टाइम देखा, मेरा चौथा होने वाला भी फर्स्ट टाइम देखा कि इस लेवल पे उसको अपना बदला किया गया। इस हवाले से जाहिर है कोई ना कोई तो सामने टॉपिक रखेंगे जिसके हवाले से हम लोगों के और खासतौर पे यूथ कम्युनिटी के जो जहन है उनको खराब किया गया था, उस हवाले से उन सारी बातों को रेडिकेट करने के लिए, काटने के लिए किसी न किसी बात करनी पड़ेगी। लेकिन ताहिर खलील सिंधु साहब, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर मजहबी हवाले से भी बड़ी कैंपेन नून लीग चला रही है, वो कुछ मुनासिब नहीं है इस तरफ। वही हमने देखा कि पहले भी कातलाना हमला हो चुका इसी हवाले से, तो अब भी वही वो लग रहा है कि जी यहाँ मज़हब के हवाले से यहाँ तलफ़ुज़ ठीक नहीं था, यहाँ उन्होंने ये किया, यहाँ ये किया। तो ये तो पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है ये हालात जैसे हैं बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो आप नहीं समझते कि लीडरशिप को इस पर ध्यान देना चाहिए? बाकी आप बहुत सी बातें कर सकते हैं डेवलपमेंट की दीगर। जी सिंधु साहब, मैं तौर पर एग्री करता हूँ इस हवाले से, लॉ से बड़े मैं जाती तौर पर एग्री करता हूँ कि रिलीजियस को किसी सूरत में भी इन बातों में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो फिर नेचुरली एक बड़ा अजीब सा माहौल बन जाता है। और पहले जो फैनेटिसिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो मेरी जाती राय जो है जाती तौर पे पार्टी की राय वो सकती है, तो आप वो मैं जाती तौर पे आपकी बात नून लीग समेत और बहुत सी पार्टीज ने ये बड़ा भुगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पार्टी लीडरशिप तक ये चीज़ पहुंचाएंगे, क्योंकि आप देख लें एक्स ट्विटर ऐप पर मौजूद हैं वीडियो और वो सारे उसमें नौजवान नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है ना वहां तक की बात पहुंचाएंगे। दूसरा ये कि अब मुकाबला कैसे होगा? आपने तो बल्ला ही गायब करा दिया। हमने बल्ला गायब नहीं कराया, जो कत्ल होने वाला उसमें मुख्तलिफ कमी होता है, बहुत ज्यादा हाथ होता है। ये खुद चाहते थे कि मैं जाती थी सारे लड़े कहते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल साहब के होते हुए ऐसे जैसे बात करना, लेकिन आप 205, 208, 209 और खासतौर पर 215 है, उसमें पहला लफ्ज एलिजिबिलिटी का लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी इस तरीके से जमात की, और फिर 5 साल के बाद इलेक्शन करवाना। फिर इनको तो पहले 2022 में होना था सरसरा में, बाद इनको 1.5 साल का और ज्यादा मौका दिया गया था। लेकिन ये किसी बात का भी हमारे सीनियर लाइफ है, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन वो किसी सूरत में भी इनका जवाब नहीं दे सकते। इस कास्ट की वजह से या तो इलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया जाए कि ये एलिजिबिलिटी नहीं देखेगा, या फिर इसके ऊपर रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो फिर इसकी बातों को भी जाना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कमर दिलशाद साहब, आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन से पहले इस तरह एक बड़ी पार्टी जो है उससे इंतखाबी निशान ही ले लिया जाए। अवामी नेशनल पार्टी को मौका दे दिया गया कि आप को जुर्माना करते हैं और आप इलेक्शन के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लें। नून लीग के बिला मुकाबला देखे, उनको बार बार मौका दिया गया था। तो ये बड़ा अजीब हो गया कि ये अब सारी उम्र रहेगा पाकिस्तान की तारीख में कि जनाब एक पार्टी जो है वो बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन में गई थी। जी दिलशाद साहब।
हेलो जी सर, जी कमर दिलशाद साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अजीब नहीं है कि एक बड़ी पार्टी बगैर इंतखाबी निशान के उसको इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तो पहली इलेक्शन कमीशन पर बहुत सी सवाल आते चले गए, अब ये भी एक मामला बन गया कि ऐसा इलेक्शन कमीशन आया पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा जिसने एक बड़ी पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया था इलेक्शन से पहले। दरअसल जिस पार्टी में आमरीत हो जाए और वो हाँ वन मैन शो हो जाए तो उसका यही वकाफात अमल होता है। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जून 2021 से मुसलसल उस वक्त के वज़ीर आज़म को कह रहे थे, पार्टी के चेयरमैन को कह रहे थे कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए इंटर पार्टी इलेक्शन? क्या उनको हालात ऐसे क्या पैदा हो रहे थे कि जिससे उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन कराने में गुरेज किया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी सवाल किया कि वो जो बार बार नोटिस भेज रहे थे पार्टी के चेयरमैन को कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने की बजाय 1 साल के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी यदि कोरोना हो रहा है। भाई कोरोना कहाँ कोरोना था? अभी तो पूरे पाकिस्तान का कारोबार हुकूमत चल रही थी, तमाम अदालतें चल रही थी, पार्लियामेंट चल रही थी, जलसे जुलूस हो रहे थे, रैलियां निकल रही थी, तो आपने कोरोना का बहाना करके फिर आपने 1 साल इंतखाबात नहीं करवाए इंटर पार्टी इलेक्शन। तो एक मामूल की एक्सरसाइज है ये, इसको आपने इतना ज्यादा ऐसा करवा दिया जैसे पाकिस्तान भर में। जी वो तो इलेक्शन हो गए, उसको उन्होंने नहीं माना, फिर दोबारा उनके कहने पर इंटर, हाँ जी वो तो दोबारा इंटर। आज कौम उनके वोटर भुगत रहे हैं, उनके वोटर जो हैं वो परेशान हैं। ठीक है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, मकबूलियत के बहुत ऊंचे मकाम पर है, तो उनकी देखिए अंदर की कहानी ये देखिए। आप इनसे सवाल ये करें कि आपने इंटर पार्टी इलेक्शन कराने से गुरेज क्यों कर रहे थे? आप हुकूमत में थे, वो सारी पार्टियां करती हैं ना सर। देखिए ना, नून लीग को भी इलेक्शन कमीशन यही सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा जी मजाक ही करवा लें, फिर उन्होंने करवाए। एक दिन डॉन अखबार में आया कि कल हो सकता है इंतखाबात हो जाए, और फिर बिला मुकाबला रिजल्ट आ गया नून लीग का। पीपल्स पार्टी में JUI में है, अवामी नेशनल पार्टी ने नहीं करवाए सर इंटर पार्टी इलेक्शन, और उनको जुर्माना करके उन्होंने कहा कि बाद में करवा लें। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप देखें ये सारे जो फैसले आए हैं कानून की रोशनी में आए हैं, और जब ये कानून उन्होंने बनाया, उन्होंने आवाम को तो हकीकत का नहीं पता होता ना। आप ये जो बना था इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें जनाब तहरीक इंसाफ के जो मेंबर थे पार्लियामानी, उसमें इंतखाबी इस्लाहत कमेटी में, उसमें से शेर मजारी थी, शफकत महमूद था, आरिफ अलवी साहब थे, इसके बाद ये शामिल कुरैशी साहब थे, ये सारे उसके मेंबर थे। तो उन्होंने इसमें तरमीम करवा के अपना कोई रास्ता निकाल लेते कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, पार्टी का अपना है। ये तो वैसे एक डिक्टेटर की राय थी कि जी पार्टी में इंतखाबात होने चाहिए, ठीक है, तो उसको निकाल देते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या की पहले भी तो नहीं होता था ना ये, तो पहले तो जी सिंधु साहब आप भी कानून को समझते हैं, बहुत से ये कह रहे हैं कि अब ये एक और बड़ी बात इंटर पार्टी का एक असूल बन गया, तरीका बन गया, तो उसको अमल क्यों नहीं किया? आज हमें अफसोस है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में जनाब मैं सर अफसोस पहली बार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लाहौर हाईकोर्ट बार भी अफसोस कर रही है, सारे अफसोस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया है, क्योंकि इससे अब इलेक्शन तो मुतनाज़ा हो जाएंगे और जीत का भी किसी का मज़ा नहीं आएगा। मैं देख रहा था वो मंदोखेल साहब कह रहे थे, कादिर मंदोखेल साहब के जी हम तो मेहनत करें, हम जीत भी जाएंगे, सब कहेंगे जी मुकाबले पर तो था ही कोई नहीं। अच्छा सिंधु साहब ये फरमाइएगा कि बहुत से वकला, बड़े सीनियर वकला, बड़े काबिल वकला कह रहे हैं, इसको मौलवी तमीज़ुद्दीन से भी जोड़ रहे हैं कि वहाँ भी ये हुआ था, एक टेक्निकली चीज़ आ गई थी, गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को छुट्टी करवाई, पाकिस्तान का पहला जो इस तरह का मुताज़ा फैसला था, और उसके बाद फिर एक तारीख है, और उसमें टेक्निकल जी सिंध हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को दोबारा बहाल करती। उन्होंने ये नहीं कहा कि कहाँ उनके पास इख्तियार था, गवर्नर जनरल के पास। यहाँ भी यह है, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो इंटर पार्टी अगर नहीं है तो उसके बाद वो बल्ला छीन सकते हैं, यानी इंतखाबी निशान छीन सकते हैं, कहीं इलेक्शन एक्ट में इसका मेंशन नहीं है। तो उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन की, तो अब ये कभी 58(2) भी होता था, कभी 62(1)(f) होता था। अब सिर्फ फ़र्क ये पड़ा कि पहले किसी बंदे को निकालते थे, हुकूमत को निकालते थे, अब पूरी पार्टी को ही फारिग कर दिया है। तो ये मेरी राय नहीं, ये सीनियर तरीन वकला इसको जोड़ रहे हैं, ये तमाम बातों को। तो आप भी वकील हैं, आप भी इन चीज़ों को समझते हैं जी। बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, और मुझे टिकट होल्डर्स भी हैं PTI के जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ इस हवाले से
यार खुदा का खौफ करे, मौलवी तमीजुद्दीन कहाँ और ये कहाँ पे जस्टिस काजी फायजी साहब। ये अभी पिछले दिनों देखे जो आपको अपना चकवाल से बंदियाल तक जो अपना दूसरे थे जस्टिस कासर निसार साहब, जो उन्होंने पोलिटिकल इंजीनियरिंग की और जो हाइब्रिड सिस्टम कायम किया, कोई ऐसी बात तो नहीं की। आप भी सारी देखे सारी लाइफ की मेजॉरिटी ऑफ द लॉयल फेवर आर नीड टू गिव द आंसर। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में आप पढ़े 215 उसमें सीधा सीधा लिखा है एलिजिबिलिटी और पार्टी टू ऑब्टेन इलेक्शन सिंबल, लेकिन कौन एलिजिबिलिटी साबित करेगा? ये इलेक्शन कमीशन ने करा रहा, या तो इसको खत्म कर दे, बंद कर दे। दूसरे जहाँ पे आप एएनसी की बात कर रहे हैं, ये कुछ साल अभी 5 साल गई है, इनसे अभी आत्मा रखते थे, लेकिन एक जो दोनों चीजों में मुश्तरक थी एएनसी के जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जो उन्होंने चेंज किया, लेकिन पहले ही से 5 साल इनको तो 2017 में हुए, 2022 में इनको कहा गया, फिर उन्होंने कहा कोविड आ गया, फिर इनको 1.5 साल का मौका दिया गया। और एएनसी के कभी और रहते हैं, हम इसको उसके साथ नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब यह नहीं कि अगर एक बाजार में कत्ल हो गया और दूसरी गली में होगा तो एक कहती कि उसने अकेले नहीं कटवाई तो मैं भी नहीं कटवा पाई, ये जिसमें नाका है अदालत तो वो काम करेगी जो उसके सामने इंसाफ तो सर इसी को कहते हैं, सबके लिए बराबर होना चाहिए। को इस बात से ना जोड़े, ना मेरा को काली फाइजर साहब की हिस्सेदारी नहीं है, ना मैं कभी मतलब कभी पेश हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इस बात को उन के साथ ना जोड़े। इस तरह से हम बहुत सारे जो ऐसे जस्टिस फरमान है, जिस तरह साहब फरमा रहे थे, जस्टिस सरीलिस है, जस्टिस रस्तुदा है, फखरुद्दीन जीत रहे हैं, बहुत सारे और अदर जो है वो सारे औलाद होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि अगर इनके इलेक्शन ठीक है तो इनको फिर भी इनकी कागज पे बल्ला दे दिया जाएगा। और सर ये भी नहीं लिखा हुआ कि इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा, ये भी नहीं है। उन्होंने खुद से कहा कि जी हम उसको कालदम करके इंतखाबी निशान भी छीन सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में ये नहीं, तो उन्होंने उसको उसका एलिजिबिलिटी का लीगल आपको ज्यादा समझ ज्यादा से और अच्छी डाल सकती है। एक्सपीरियंस पर्सन और वेरी कॉम्पिटेंट जो नहीं, बात तो सर वही का मतलब क्या है कि अगर एलिजिबल है तो ये नहीं है सर, वही ना इंटरप्रिटेशन की ना इलेक्शन कमीशन ने जी। इलेक्शन यही तो बात सर पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि ताहयात नाअहली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रिटेशन की थी, जिस पर लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी इच्छा ताहयात को अब खत्म कर दिया है उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ जाती है। 2018 में अगर आपके साथ सर गलत हुआ, आप कहते हैं दूसरों के साथ भी हो, यही तो आप खुद कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन थी जो 62 वाली थी या वो 62 और 63 वाली, और उसमें आप देखिएगा तहसील मामला का केस आया तो उन्होंने क्या बंदियाल साहब जो पहले थे उन्होंने लिखा था कि जो वो ऑथर थे उन्होंने लिखा था कि ताहयात नहीं होनी चाहिए, लेकिन तहसील मामला वाले केस में कहा था ये ड्रैकोनियन और ब्लैक लॉ है, तो एक राय थे वो कायम नहीं गई। इवन आफिस सईद फोटो साहब ने बहुत सारे वीडियो को लिखा कि ये ब्लैक लॉ है, ये मतलब वाले को ब्लैक जितने भी यूज करते हैं ये ड्रैकोनियन लॉ है, तो उसमें सारी ओपिनियन करे वो कॉन्स्टिट्यूशन का मसला था कि उस तरह से ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खलील सिंधु साहब का, कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर राइट जनाब मोहतरम ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब ने। फ़ारूक हमीद साहब, सर इस वक्त जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो एक हम तसलसल देख रहे हैं कि भारत में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, उसी के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया जिस तरह से बीजेपी की हुकूमत आने के बाद हर साल इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये इंटरनेशनल इदारों में ये नज़र तो आ रहा है, लेकिन एक्शन उस तरह से नहीं होता। खुद इनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब से बीजेपी ने हुकूमत संभाली है हर साल बद से बदतर होता चला जा रहा है इंसानी हकूक़ के हवाले से। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब ये ह्यूमन राइट्स वॉच की कि कम अज़ कम उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट जारी कर दी। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है। देखिए जी, बात बड़ा क्लियर है कि इंडिया की जो रेपुटेशन थी एज ए सेक्युलर स्टेट वो तो ख़त्म हो गई। इंडिया तो एक सेक्युलर इंडिया तो मर गया आज से 10-12 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने। उसके बाद क्या हुआ? ये बीजेपी आरएसएस और हिंदुत्व के जो माइंडसेट है उस आइडियोलॉजी की पे ये काम कर रहे हैं, जिसमें ये माइनॉरिटीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, खासकर जिसमें मुसलमान हैं, चाहे वो मुसलमान इंडिया में हो चाहे वो मुसलमान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो। और आप देखें कि ये दंदनाते फिर रहे हैं, इनके पूरी जो रिप्रेशन एट्रोसिटी बर्बरियत है वो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी नाकाम हो गई है, बल्कि मैं समझता हूँ वो तो कंप्लिसिट है। कैसे कंप्लिसिट है कि वो उन्होंने एक देव शट देयर आईज, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि उनके इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इंडिया को उन्होंने इस्तेमाल करना है फॉर कंटेनमेंट ऑफ चाइना और ये सीपैक और उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान के मामलात में, तो लिहाजा वो तो बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट करेंगे एंड दे डोंट केयर। और दूसरी चीज़ क्या है जनाब, इंडिया और इसराइल नेचुरल एलाइज बन चुके हैं, खासकर जब से मोदी और नेतान्याहू जो है ये दोनों वहाँ पर दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर बने।
कि मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो फलस्तीनियों के जो अब हमें मुजालिम देख रहे हैं, तो पहले भी मुजालिम हो रहे थे, लेकिन एक ही मॉडल को कॉपी किया जा रहा है। ये दोनों ममालिक हैं, मूडी और नेतान्याहू, इंडिया और इसराइल, इंडियन रॉ और इसराइल की मोसाद। वो क्या है कि मुसलमानों की बर्बरियत, उनके खिलाफ बर्बरियत, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, खवातीन की बेहुरमती, उसके बाद ये मैस ग्रेव, ये तमाम चीज़ें ये तो चल रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि ये ना सिर्फ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ये इसराइली मॉडल फॉलो हो रहा है, बल्कि उनके एडवाइजर भी वहाँ पे आते रहते हैं और ये तमाम मामला चल रहे हैं। बल्कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की लिंचिंग, मुसलमान खवातीन की बेहुरमती, जो मस्जिदें हैं, मसाजिद, उनको शहीद करना, क्या हमने वो वीडियोस नहीं देखी है? हर दूसरे दिन देखते हैं कि कैसे वहाँ पे मुसलमानों को मारती है अपने लोकल हिंदू, और इंडियन पुलिस जो है दे आर साइलेंट स्पेक्टेटर्स, और वो पकड़ते हैं उन लोगों को, मुसलमानों को, लेकिन जो लोग उनको मार रहे होते हैं या कत्ल कर रहे होते हैं उनकी तो हमको बात ही नहीं सुनते। तो लिहाजा ये इसमें बीबीसी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, दस्तावेजी फिल्म थी जिसको भारत में ब्लॉक कर दिया गया। अगर कोई हकीकत दिखाने की कोशिश करता है तो भारत कोशिश करता है कि जी ये हो ही ना सके। इसी तरह जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकायदा उन्होंने इस तरह के कवानीन बनाए हैं जिनके ज़रिए साफ़ियों, कारकुनों को, नाकदीन को अब डराया जा सकता है, उनको उठाया जा सकता है। आप किसी भी तरह से किसी भी बोलने वाले को बंद कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने पूरा चैनल ही, जनाब वो नहीं आप देख सकते, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते, कोई फिल्म है तो वो नहीं आप दिखा सकते। तो वो तो ऐसे है कि जनाब कोई भी हमें कोई बुरा भला कहने से, यानी आईना कोई ना दिखा सके, यहाँ तक पाबंदी आ चुकी है। देखिए जी, वहाँ पे आपको पता है इंडियन मीडिया पे को कितनी ज़बरदस्त सेंसरशिप है। इंडियन मीडिया के ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन है। इंडियन मीडिया तो है ही, जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है और जो मूडी ने आके हालात क्रिएट किए हैं वो तो उसी के मुताबिक काम करते हैं। कभी आपको वो चीज़ नहीं दिखाते हैं मसाजिद के खिलाफ हमले और मुसलमानों के खिलाफ हमले, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, चर्चेज जो वहाँ पे जिनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जर्नलिस्ट जो है वो भी अंडर वहाँ पे जेर अताब है। तो ये तरीका होता है जब इस किस्म के रियासती जबर होता है, रियासत एक फैशिस्ट स्टेट में एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के साथ काम करती है, तो फिर मीडिया पे ये तमाम खबरें नहीं आती हैं। और यही मॉडल है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कर रहे हैं। तभी तो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है वो क्यों नहीं आई है, यही वजह थी। उन्होंने टोटल ब्लैकआउट किया हुआ है। आप देखेंगे वो सिर्फ पाकिस्तान का दिखाएंगे कि जनाब अपना वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको वो बड़ा प्रोपेगेट करेंगे। वो पाकिस्तान की जो मुसल्लह फौज है, हमारे जो इदारे हैं, उनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करेंगे, फेक खबरें चलाएंगे। तो इंडियन मीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट एंड द इंडियन मिलिट्री। ये हमें बात समझनी चाहिए। वेस्ट कभी इंडियंस को याद रखे, दे विल नेवर होल्ड देम अकाउंटेबल। ये तो उसकी बैड लक इंडियंस की कि वो कुलभूषण यादव पकड़ा गया वहाँ पे, ईरान से वो ऑपरेट कर रहा था ये दहशतगर्दी का पूरा नेटवर्क इन बलूचिस्तान एंड कराची, वो पकड़ा गया। वी वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पे उन्होंने एक्सपोज किया हमने इंडियंस को। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जब तक ये इस किस्म का बीजेपी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। बीजेपी जब तक पावर में रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिन ब दिन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिखों के साथ देखें क्या हो रहा है। नॉट ओनली इन इंडिया, उन्होंने जाके सिखों को मारा है कनाडा में, उनके अमेरिका में जाके उनके ताल्लुकात खराब हुए फॉर द फर्स्ट टाइम विद द कैनेडियंस एंड विद द अमेरिकन। सो ये बड़े फासिस्ट किस्म के लोग हैं, इसका माइंडसेट है एंटी मुसलमान, एंटी कश्मीर, और इसमें ये भी इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुसलमानों की बस्तियां तक, यानी घर, मसाजिद, चर्चेस का तो है ही कि उनको गिरा दिया जाता है, मिसमार कर दिया जाता है, लेकिन पूरी बस्तियां जो हैं वो गिरा दी जाती हैं, आग लगा दी जाती है, मजबूर किया जाता है अक़लियतों को, मुसलमानों को कि वो पूरा इलाका ही छोड़ दें और वहाँ से चले जाएं। देखिए, इसको बोलते हैं किस्म की एथनिक क्लेंजिंग भी वो कर रहे हैं ना, नस्ल कशी भी कर रहे हैं मुसलमानों को जो है वो बिल्कुल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी उन्होंने ये काम किया है, अब इंडिया के अंदर भी कर रहे हैं। और हमने तो वो वीडियो देखी जहाँ पे पूरे के पूरे बाजार प्रॉपर्टीज आपका इंडियन मुस्लिम्स की वो उन्होंने जला दी है, और देयर आर साइलेंट स्पेक्टेटर्स। ये तो हालात जा रहे हैं। अब मणिपुर स्टेट जो है, आप देखिए वहाँ पे कितने हफ्तों से, महीनों से खबरें आ रही है कैसे वहां पे ब्रूटल रिप्रेशन हो रही है, नॉट ओनली मणिपुर और जगह पे भी। आपने लेटेस्ट खबर देखी है कि मालदीव में नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं। भाई कमाल कर दिया उस शख्स ने, उसने कहा इंडियन गेट आउट ऑफ मालदीव्स,
देखे उन्हें कहा इंडियन आर्मी गेट आउट ऑफ मालदीव। ये चाहते थे कि हम मालदीव को भी अपनी कॉलोनी बनाएं, लेकिन वहां पे एक आया है, वो क्या पता है, एक क्या उसको बोलते हैं, एक ईमानदार पेट्रियट आया है, उसने जनाब मुसीबत डाल दी इंडियंस को वहां पे। मालदीव के छोटे से एक मुल्क है, आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ज्यादा मशहूर है उसके लिए, अपना टूरिज्म के लिए, लेकिन वो खड़े होकर उन्होंने आंखें दिखाई हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बर्बरियत, ये रिप्रेशन, ये इसराइली मॉडल, इंडियन इसराइली कोलैबोरेशन, वेस्टर्न सपोर्ट, ये मामला जारी रहेंगे इसी तरह, बिकॉज मुसलमान इन्वॉल्व है, माइनॉरिटीज इन्वॉल्व है, और ये वेस्टर्न इंटरेस्ट को सूट करता है। इट सूट्स देयर इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द रीजन के इंडियंस को प्रॉप अप करना हमने। ठीक, एक बड़ी खौफनाक चीज़ ये भी है ब्रिगेडियर साहब के जब इस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, उसको आप गुंडे कहें या मॉब को, कि वो जाकर बस्तियां उजाड़ दें या जाकर मस्जिद गिरा दें और चर्चेस को गिराया जाए, लोगों को वहाँ से निकाला जाए, तो ये भी नोट किया गया है, बाकायदा इसकी वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं कि पुलिस उनके साथ मिल जाती है, और अगर वो अपने दिफा करना चाह रहा होता है तो बजाय इसके कि उसका साथ दे, जो अटैक कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, पुलिस उनके साथ मिली होती है, उनको रोकेगी भी नहीं, और उनकी निगरानी में सारा कुछ हो रहा होता है, लोगों को मारा जा रहा होता है। मैंने तो आपको कहा शुरू में, हम हर दूसरे दिन ऐसी वीडियोस देख रहे हैं कि इंडियन स्टेट, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल इसमें शामिल हैं, इसमें शामिल है। ये आप ना कहें कि सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का मामला है, ये हिंदू सिख का मामला है। नो सर, वो सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी सिविल और बाकी जो एजेंसीज हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन, और जो ये हिंदुत्व वाला माइंडसेट है जो कि इंडिया में प्रिवेल कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगले इस साल इलेक्शन हो रहे हैं, और मोदी जो है वो बिल्कुल उसको इस्तेमाल करेगा। ब्रिगेडियर साहब, जो सक्सेस मॉडल रहा है नरेंद्र मोदी का, कहीं वही तो नहीं वो अडॉप्ट करा पूरे इंडिया के लिए? गुजरात राइट्स में, जिसमें हज़ारों मुसलमानों को कत्ल किया गया और उसके बाद मोदी को कहा गया जो बिगेस्ट क्रिमिनल इन द वर्ल्ड, गूगल पर वो आ जाता था, तो उसने वहाँ से सक्सेस हासिल की, फिर वो वहाँ से बढ़ता बढ़ता जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसने कहा कि अब ये जहाँ भी है वोट ज़्यादा हासिल करने के लिए एक्सट्रीमिज्म को उसने परवान चढ़ाया कि ताकि ये कम्युनिटी सारी उसकी तरफ आएगी और उसको वोट मिल सकेंगे। अभी जिस तरह आपने इलेक्शन का हवाला दिया, तो इन इलेक्शन में भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बेचा जाएगा। पाकिस्तान में आप कोई इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री का देख लें, उसमें कभी भारत के हवाले से कोई नहीं इस तरह होगा एजेंडा। इकोनॉमी की बात की जाएगी, एक दूसरे पर ज़रूर बात कर रहे होंगे, पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही होंगी, लेकिन ये वाहिद भारत में ये हो रहा होता है, और ख़ासतौर पर बीजेपी, कि पाकिस्तान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, तबाह कर देना है, टुकड़े कर देने हैं, ये कर देना है, वो कर देना है। देखे ना, यही तो वो अपना, उनके हवाले से यही तो उनकी वो अपना नेशनलिस्टिक उनकी माइंडसेट है जो वो मोदी लेके आता है इलेक्शन में, कि वो पाकिस्तान पे हमलों की बात करता है, पाकिस्तान के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये तमाम चीज़ें, ये सारी कीजिए। हमें मकसद क्या है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो लोकल इंडियन हैं, उनको उनके माइंडसेट को ऐसे ब्रेन वेव लेके आ जाए कि जनाब ये क्योंकि मुसलमानों का के खिलाफ मोदी खड़ा हुआ है, ये मुसलमानों का ये हमारा मुहाफिज है, लिहाजा हम इसको सपोर्ट करेंगे। यानी कि उसकी जो रूथलेसनेस है वो उसको कैश कराता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, याद आपको गुजरात का जब मैसेकर हुआ था, तो अमेरिका, वेस्ट ने, उन कंट्रीज ने उस वक्त मोदी के ऊपर बाकायदा वो उसको बैन कर दिया था फ्रॉम एंटरिंग द वेस्ट। लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बना, knowing fully well कि यार he was the main mastermind of the Gujarat massacre, आपने देखा उसको उन्होंने अब कैसा वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। में ब्रिगेडियर साहब लास्ट क्वेश्चन, जी एक बात सुने, रिसेंटली जो उनके सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के जो फैसले आए हैं, वो जो करने वाले थे, जिन्होंने परपेचुएट किया था ये सारा गुजरात का मैसेकर अंडर मोदी, वो सबको छोड़ दिया गया, सब बेगुनाह करार दिए गए। और अब पता लग रहा है कि वो कराया भी इन्हीं लोगों ने था, इन्हीं लोगों ने कराया था, इसलिए कि मुसलमानों को एक बहाना बना के और मारा जाए, उनका कत्लेआम किया जाए और उनकी नस्ल कशी, तमाम चीजें। सो मेरा मतलब है कि ये जब तक मूडी है ये होता रहेगा। हाँ, कल को अगर मूडी नहीं होता, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है जिस तरह माजी में होती थी, तो हम देख सकते हैं कि शायद हालात में बेहतरी
आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। आपने जिस तरह मालदीव की उन्होंने बात की, अब कोई भी हमसार मुल्क ऐसा नहीं बच गया जिसने भारत के हवाले से ना कहा हो कि जनाब ये हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत करते हैं। और मालदीव एक था, इसी तरह आप देखते हैं चाहे श्रीलंका हो चाहे दीगर ममालिक हो, वो भी भारत के खिलाफ बात करते हैं। और अब तो वेस्ट में जिस तरह कनाडा की मिसाल सामने आई कि वहाँ उनके शहरी को कत्ल करवाया गया और अमेरिका ने भी ये एक मनसूबा पकड़ा, तो अब वहाँ भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि भारत दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में या जहाँ जहाँ उसके इंटरेस्ट समझता है उसके खिलाफ काम हो रहा है, तो दहशतगर्दी के ज़रिए वो वहाँ पर अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक बड़ा खौफनाक प्लान है जो अब सारी दुनिया को भारत का नज़र आ रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।